students, myself Ritesh Das, and I'm a civil engineering educator in University Engineering. So, today I will start a new chapter that is under Unit 3. In this chapter, we will learn about the traffic of the road, how the road is designed, and how the traffic is calculated. We will get to know in this chapter. So, before starting the chapter, let's get into it. Okay, and here I have depicted the syllabus of the chapter. यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो ये चैप्टर में क्या क्या रहेगा। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये जो ट्रैफिक कैसे कैरेक्टराइज होता है, ये ट्रैफिक स्टडीज, ऑन फ्लो, स्पीड, ट्रैवल टाइम, डिले एंड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। दिस ओडी स्टडी मींस ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। पीसीयू मतलब पैसेंजर कार यूनिट। उसके बाद पीक आवर फैक्टर, एक्सीडेंट स्टडी, ट्रैफिक कैपेसिटी, डेंसिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, एंड उसके बाद ये तो यहाँ पे हम लोग जो जानेंगे, जो कि हम लोग का जो डिजाइन ट्रैफिक है ये कैसे कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जानेंगे कि हम लोग का जो डिजाइन ट्रैफिक है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो जानेंगे वो क्या है कि ये जो अगला क्या है कि डिवाइसेस, क्या क्या डिवाइस यूज करते हैं ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। साइंस, रोड साइंस मतलब रोड के साइड में जो ट्रैफिक साइंस रहता है, तो रोड साइंस। आइलैंड मतलब ये रोटरी आइलैंड हो गया या इंटरसेक्शन आइलैंड हो गया, ये आइलैंड्स। उसके बाद सिग्नल डिजाइन मतलब ये ग्रीन, येलो और रेड, ये जो सिग्नल हम डिजाइन करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, बाय वेबस्टर मेथड देखेंगे और बाय इंडियन रोड कांग्रेस मेथड भी हम जानेंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन एट अ ग्रेड, ग्रेड क्या होता है, ग्रेड में इंटरसेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, एंड ग्रेड सेपरेशन मतलब कि ग्रेड कैसे सेपरेट होता है एक कोई इंटरसेक्शन में। ठीक है, डिजाइन ऑफ राउंड अबाउट्स, ये राउंड अबाउट्स मतलब रोटरी। ठीक है, ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो कि हम जानेंगे रोटरी क्या होता है, रोटरी आइलैंड कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे रोटरी डिजाइन करते हैं, ये हम जानेंगे किसके हेल्प से, IRC 65 के हेल्प से। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस। ओके, उसके बाद हाईवे कैपेसिटी एंड लेवल ऑफ सर्विस ऑफ रूरल हाईवेज एंड अर्बन रोड्स एज पर इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का जो कि सिलेबस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज में, जहां पे मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे शो करने वाला हूं। जैसे कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग पहले जो चीज पढ़ेंगे वो है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा हुआ है, द वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट द रोड्स यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड। 4 पॉइंट के हिसाब से ये जो रोड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट क्या है, पहला है फिजिकल। फिजिकल मतलब कि जो रोड हम यूज कर रहे हैं ट्रैफिक में, मतलब जो रोड यूज कर रहे हैं वो रोड में मतलब ट्रैफिक कैसा होना चाहिए। ठीक है, और ट्रैफिक कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर विजन। अब हम लोगों का विजन के रिस्पेक्ट में ट्रैफिक कैसा होना चाहिए ये हमें जानना होगा। कैसे जानेंगे, यहाँ पे मैं एक छोटा सा लिख के रखा हूं कि जो फील्ड ऑफ क्लियरेस्ट एक्यूट विजन, हम लोग जो देखते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग जो सामने देखते हैं, तो हमारा जो ऑब्जर्विंग फील्ड होता है, एक्यूट विजन मतलब एकदम क्लियर, एकदम एक्यूट विजन के लिए इज विद इन अ
कोन whose एंगल इज ओनली 3 डिग्री। मतलब ये मान लो तुम्हारा सिर है, यहाँ पे तुम्हारा आंख है, तो ये आंख से जो विशन का एंगल होगा, ये एंगल होगा 3 डिग्री, सॉरी 30 नहीं 3 डिग्री, ठीक है। तो अगर 3 डिग्री विशन होता है तो मतलब गाड़ी चलाते वक्त हम लोगों का सामने जो विजुअलाइजिंग फील्ड है, वो अगर हम जो विजुअलाइजिंग एंगल होता है क्लियर विजन के लिए, वो कितना होता है 3 डिग्री होता है, ठीक है। थ्रू द विजन इज फेयरली सेटिस्फैक्टरी, मतलब ये जो विजन फेयरली मतलब ठीक ठाक, सेटिस्फैक्टरी इज अप टू 10 डिग्री इन जनरल एंड इवन अप टू 20 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। 10 डिग्री तक हम ठीक ठाक विजन पा सकते हैं। मतलब वो अगर माउंटेनियस या रोलिंग टेरेन, सॉरी रोलिंग टेरेन हो गया, ठीक है, तो इसी टेरेन में, इसी प्लेन में हम क्या किया 10 डिग्री जो विजन का है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वहां पे हम 20 डिग्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। अच्छा, इसके ये आगे आपके फिजिकल जो पार्ट है जो कि ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। उसके बाद आता है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मैं जो रास्ता चूज किया हूँ वो रास्ते के हिसाब से मेरा नॉलेज, ठीक है, और जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जो बिहेवियर, मान लो कि मैं एक काफी अच्छा खासा रास्ता तैयार किया हूँ एक ग्रामीण सड़क के लिए, कोई ग्रामीण रास्ते के लिए मैं बहुत अच्छा खासा नेशनल हाईवे वाला रोड तैयार किया हूँ। तो वो रास्ते पे जो आम लोग रहेंगे, जो ब्लॉक कट खींचेंगे, साइकिल चलाएंगे या तो रिक्शा चलाएंगे, तो ये सब चलाने के लिए हमें थोड़ा ही वैसे वो उतना अच्छा खासा रास्ते की जरूरत है। हमें तो पता ही है कि जो रास्ता है उसमें बहुत आम आदमी रहते हैं जो कि बहुत नॉर्मल से व्हीकल्स यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि साइकिल, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है मोटरसाइकिल, ठीक है, फिर रिक्शा होता है और ब्लॉक कार्ट भी चलता है कभी कभी। तो ऐसे टाइप के रास्ते के लिए हम तो मतलब बहुत अच्छा खासा रास्ता नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। वो इकोनॉमिकल से मतलब क्या होगा कि वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो रास्ता प्रोवाइड करते हैं, तो रास्ते के लिए हमें वहां का जो मतलब लोकेलिटी है, उन लोगों का मेंटल स्थिति, मतलब वो कैसे टाइप का है, मतलब सिटी टाइप के आदमी है या ग्रामीण टाइप के आदमी है, वो सब भी हमें मेंटल जो पॉइंट है, मतलब मेंटल जो व्यू है, तो उसके हिसाब से भी हमें देखना होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि ये जो रास्ता हम यूज कर रहे हैं, वहां पे मान लो कि कोई आदमी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मतलब वहां पे अगर मान लो कि कोई आदमी फियर और एंगर में गाड़ी चला रहा है, तो उसका ड्राइविंग रफ होगा ना, तो ये मतलब बहुत कुछ यहाँ पे आता है कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है कि सुपरस्टिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन में आ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है। हम वास्तु भी देखते हैं, हम लोग सब कुछ देखते हैं ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। मतलब जब रोड डिजाइन करते हैं तो वहां पे हम लोग मतलब सुपरस्टिशियस पॉइंट भी देखते हैं। फिर देखते हैं कि जो आदमी गाड़ी चला रहा है उसका साइकोलॉजी, मतलब वो फियर में है या एंगर में है, ये सब हम ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं जब हम रोड को क्लासिफाई करते हैं, ट्रैफिक को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं
कि अच्छा, और एक भी हम बोल सकते हैं कि मान लो कि हम एक सिटी में है, ठीक है, और वहां पे जो ट्रैफिक है वो एकदम मेंटेन ट्रैफिक होता है। पर अगर हम ग्रामीण या थोड़ा डार्क जगह पे चले गए, मान लो डार्क मतलब जहाँ पे दंगा फसाद लगा ही रहता है, ऐसे टाइप का लोकेलिटी में चले गए, तो वहां पे क्या होता है कि ट्रैफिक का कोई रेगुलेशन नहीं रहता है। ट्रैफिक को रेगुलेट नहीं करता, जैसे भी कैसे भी होके ट्रैफिक चलता है। कभी कभी इतना जैम रहता है कि मान लो एक आदमी भी पैदल चल के नहीं जा सकता है। तो वहां पे केओस स्थिति है जो डार्क, या हम लोग बताएं कि अनडेवलप्ड एरिया है, वहां पे ट्रैफिक रेगुलेटेड नहीं है, केओस है। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ जो सिटी है, तो वहां का ट्रैफिक से, तो दोनों जगह के ट्रैफिक में जो ड्राइवर्स है उन लोगों का साइकोलॉजी अलग है, ठीक है। तो इससे भी हम एक ट्रैफिक को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। एनवायरमेंटल मतलब मान लो कि तुम जहाँ पे वर्षा ज्यादा होता है, वहां पे कैसे टाइप का ट्रैफिक होता है, ठीक है। वहां पे हम मान लो कि जहाँ पे रेनिंग ज्यादा होता है, तो वहां पे हम लोगों को ये सब साइन यूज करना होगा कि ओवर टर्निंग, सॉरी, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। क्योंकि मान लो ज्यादा रेन होने के कारण रास्ते में तो थोड़ा सा पानी रहता है ना, भीगा भीगा रहता है। तो अगर ओवर टेकिंग प्रोहिबिटेड नहीं करे तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना होता है कि आप जब हम रास्ते का जो ट्रैफिक है उसको कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कि हम लोग ये सब चीज जाने कि साइकोलॉजिकल क्या होता है, मेंटल क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, और एनवायरमेंटल क्या होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि एक न्यूमेरिकल है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये पिछले वाला चैप्टर का है, उसी का ये पार्ट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल कर लेता हूँ, तो आप भी फॉलो अप कीजिए। देखिए, तो ये क्या है, अ व्हीकल वॉज फुल्ली स्टॉप्ड, अ व्हीकल वॉज फुल्ली स्टॉप्ड इन 1.4 सेकेंड बाय अ फुल्ली जैमिंग ब्रेक्स and skid marks measures 7 meter. Determine the average skid resistance. हमें क्या डिटरमाइन करना है, एवरेज स्किड रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है, ठीक है। तो गिवन डाटा में हमको मिलता है कि गिवन डाटा में हम पाते हैं कि रिएक्शन गिवन डाटा, यहाँ पे रिएक्शन टाइम 1.4 सेकेंड है। फिर फुल्ली जैमिंग द ब्रेक्स, फुल्ली जैमिंग द ब्रेक्स स्पीड मार्क्स जो कि एस है 7 मीटर, ठीक है। एस कितना है, 7 मीटर। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि, तो हमारा जो इक्वेशन है एवरेज स्किड रेजिस्टेंस का, F इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई जी। ए क्या है, डिसिलरेशन, ठीक है। अब ए निकालने के लिए हमें और एक इक्वेशन फॉलो अप करना पड़ता है, वो क्या है, ये है कि एस भाग 2s डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब एस क्या है, ये जो ब्रेकिंग के वजह से जो स्किड मार्क का डिस्टेंस है वो है एस। तो 2 इंटू एस कितना है, 7 डिवाइडेड बाई टी कितना है, 1.4 का स्क्वायर, जो कि आता है
7.143 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिसेलरेशन है। और एफ जो हमें हमारा यहाँ पे आता है ए डिवाइडेड बाई जी, ए तो हमें मिल गया 7.143 डिवाइडेड बाई जी कितना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81, जिसका आता है वैल्यू कि 0.728। दिस इज द आंसर। तो हम लिख सकते हैं सो द एवरेज skid resistance that is 0.728 यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये एक्सेलरेशन ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिट है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा जगह रखा था, मैंने सोचा कि मैथ का जगह लगेगा, सफाई हो गया। फिर ठीक है, चलो हम आते हैं यहाँ पे ऑफ ट्रैक। अब ये ऑफ ट्रैकिंग क्या है, ये पहले में ये क्या लिखा है ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये पिक्चर को थोड़ा जूम इन करके हम समझेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि when a vehicle moves in a curved path, जब कोई व्हीकल कोई कर्व पाथ में मूव करता है, the front axle and the rear axle does not move in the same path। एक्सेल मतलब ये जो है इसको एक्सेल बोलते हैं, ये जो है इसको एक्सेल बोलते हैं, मतलब जिसके साथ पहिया लगा हुआ रहता है उसको एक्सेल बोलते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि when the vehicle moves in a curved path, जब कोई व्हीकल एक कर्व पाथ में मूव करता है तब पहला वाला एक्सेल और पिछला वाला एक्सेल, पहला वाला और पिछला वाला एक्सेल सेम टाइप का मूवमेंट नहीं देता, या हम कह सकते हैं कि सेम पाथ में मूव नहीं करता। दिस डिफरेंस in distance between the curved wheel path of the particular set of front and rear wheel is called off tracking or mechanical widening। तो इसी जो डिस्टेंस है, जो इसी जो डिफरेंस है, जो कि डिस्टेंस में ही है, तो ये जो डिस्टेंस में जो डिफरेंस है इसको ही हम बोलते हैं, मतलब फ्रंट एंड रियर एक्सेल के हिसाब से हम बोलते हैं कि ऑफ ट्रैकिंग और मैकेनिकल वाइडनिंग। चलो हम पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। देखो ये मेरा फ्रंट एक्सेल है, चलो ये आपका आ गया कर्व पाथ। ठीक है, ये मेरा फ्रंट एक्सेल है और ये मेरा रियर एक्सेल है। अब जब कर्व पाथ में गाड़ी मूव करेगा तो फ्रंट एक्सेल क्या क्या होता है हम जानते हैं, फ्रंट एक्सेल ऐसे ऐसे मूव कर सकता है पर रियर एक्सेल स्टीफ होता है। हाँ, अभी थोड़ा नया कार आ चुका है जहाँ पे फ्रंट और रियर एक्सेल दोनों ही ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, पर पिछले हिसाब से, पिछले मतलब ओल्ड टाइप के हिसाब से हम कह सकते हैं कि फ्रंट एक्सेल ऐसे मूव करता है, मतलब पाथ के अलोंग मूव करने की कोशिश करता है फ्रंट एक्सेल, पर रियर एक्सेल पाथ के अलोंग मूव नहीं करता है। ठीक, तो ये जो दोनों में जो डिस्टेंस है, ये फ्रंट एक्सेल यहाँ तक मूव कर चुका है, रियर एक्सेल अभी भी यहाँ पे चिपका हुआ है, ये मूव नहीं करने वाला है। तो ये जो दोनों में, ये फ्रंट एक्सेल यहाँ पे है, रियर एक्सेल यहाँ पे है, ये जो दोनों में जो गैप है ना, ये लाल कलर में मैंने दिखाया, तो ये गैप को भी हम बोलते हैं ऑफ ट्रैक। ठीक है, तो ये आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब हम आते हैं जो पहले थे, ठीक है। तो ये ऑफ ट्रैकिंग को हम मैकेनिकल वाइडनिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैकेनिकल वाइडनिंग का इक्वेशन है n l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। अब ये n क्या है? नंबर्स ऑफ लेन है। अगर ये हम एक ही लेन के लिए यूज करें, अगर ये हम एक ही लेन के लिए यूज करें तो n का वैल्यू 1 हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं l स्क्वायर बाई 2r। तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग और मैकेनिकल वाइडनिंग। तो ऑफ ट्रैकिंग का इक्वेशन है l स्क्वायर बाई 2r। l क्या है? l है लेंथ ऑफ व्हील बेस, मतलब एक्सेल का जो लेंथ होता है, ठीक है। तो ये l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ओके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि और एक मैथ है जो कि हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। तो देखो मैथ में क्या बताया जा रहा है कि अ व्हीकल हम डाटा भी ले लेते हैं, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में क्या है कि अ व्हीकल हैज अ व्हील बेस ऑफ 6.5 मीटर, जो कि है L इज इक्वल टू 6.5 मीटर। व्हील बेस मतलब एक मिनट पिछले वाले पेज में चलते हैं। व्हील बेस का मतलब है ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी में ये जो लेंथ क्या है, गाड़ी में ये जो लेंथ है, ये वाला, ओके रहा। हम्म, तो गाड़ी में जो ये वाला लेंथ होता है, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा था पहले पहले, सब ठीक है। चलो छोड़ो, ये जो लेंथ मैं कर्सर के हिसाब से दिखा रहा हूं ना, ये जो लेंथ, ये लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ व्हील बेस। इसको ही हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो अगले पेज में। तो हम मैथ में आते हैं। मैथ में क्या है कि a wheel has a vehicle has a wheelbase of 6.5 meter. What is the off tracking while negotiating a curved path with a mean radius of 32 meter? ठीक है, तो रेडियस जो है, सॉरी, रेडियस जो है वो है हमारा 32 मीटर, ये भी मीटर में। व्हाट इज द ऑफ ट्रैकिंग? तो इजी सा है, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है ऑफ ट्रैकिंग का, ऑफ ट्रैकिंग इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। एल कितना है? 6.5 मीटर में ही है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर कितना है? 32 है। तो इसका जो आंसर आता है वो है 0.66 मीटर। सो
the off tracking of the vehicle is 0.66, ये होगा आंसर। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया है। ठीक है, आशा करते यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की जो स्टडी है ये हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल से ये चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से अगर आप मेरा हैंड रिटन नोट कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हुए हैं, एक व्हाट्सएप के ग्रुप के लिए और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल, हमारे टीम से ऐसे टाइप का वीडियो या हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप वो लिंक के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है सो और एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।